अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ है। आपको पता है कि वक्त 3 बजे का होता है और आज हम 3:30 बजे के बाद आपके साथ मौजूद हैं, इसलिए कि आपको पता है कि इससे पहले आप स्पॉन्सर सुन रहे होंगे और स्पॉन्सर देख रहे होंगे, तो यकीनन उसके बाद फिर हमें आना पड़ता है। और ये बड़े स्पॉन्सर बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चेक के लिए स्पॉन्सर बड़ा ज़रूरी होता है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा ख्याल कैसे होगा। तो बहरहाल जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हो। इंशाल्लाह 4:30 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। हमारे साथ मौजूद आज बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं और करेक्टर इनके बहुत सारे हैं, बहुत सारे करेक्टर, बहुत सारे ड्रामों में काम करते आ रहे हैं कि तवील अरसे से शोबिस से इनका ताल्लुक़ है और उसी हवाले से हमसे भी ताल्लुक़ है माशाल्लाह। और मोहब्बत इनकी हमारे साथ रहते हैं और ताल्लुक़ में एक हमारा बरकरार रखा हुआ है। मगर एक इनका हवाला कि देखा जाए तो एक बड़ा ज़बरदस्त हवाला जियो से एक प्रोग्राम आता था, हम सब उम्मीद से हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटल है कि वो लोगों को आज तक नहीं भूलता वो। और वो हम सब उम्मीद से आप अगर देखा होगा आपने, और आप देखते बहुत मतलब अच्छी उसकी TRP, बड़ी ठीक ठाक TRP थी। उसमें बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग आगे निकले। उनमें बहुत सारे फजल रहमान का देखा जाए तो उसमें 2 कैरेक्टर थे। तो खावर हमारा बड़ा प्यारा सा दोस्त है, वो उसमें फजल रहमान का था, उन्होंने किया। और ये जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और आपके सामने बैठे हुए, ये जनाब ये भी बड़ा टाइटल रोल था इनका, बड़ा टाइटल था। और वो था आसिफ सरदारी साहब का, इनका कैरेक्टर था माशाल्लाह। और सिर्फ अभी भी इनको टोपी बना दें, चश्मा लगा दें तो ये माशाल्लाह से वही है। आज भी मतलब इलेक्शन में जीत गए ये और इनकी बस हुकूमत आने वाली है बस, और है पहले से हुकूमत है, आने वाली क्या है। तो बहरहाल ये एक टाइटल इनका वो था जो मैंने बता दिया। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर जिसके हवाले से जाने पहचाने जाते हैं माशाल्लाह। और अभी भी आप अगर रिसेंटली देखा जाए तो मन TV पर एक बड़ा हिट ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से मन जो है वो लोगों के मन में छा गया है, और वो है कैसा मेरा नसीब। तो वो कैसा मेरा नसीब ड्रामा आप देख रहे होंगे, तो उसमें भी ये किरण आप देखा होगा माशाल्लाह से। लोगों की एक नहीं होती, इनकी तीसरी होने वाली है उसमें। लोगों की एक नहीं होती है, इनकी 2 शादी हो चुकी है और तीसरी के लिए वहाँ पूरा एक प्लान चल रहा है। वो तीसरी शादी मतलब मुसलसल इनकी शादी पता नहीं आखिर एंड होने तक कितनी शादी करेंगी ये। तो बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत प्यारे से दोस्त जनाब तनवीर सादिक मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपने तो मतलब ख़तरनाक किस्म की आवाज़ निकाल दी है। कैसे तनवीर, आप ठीक है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं शोभी भाई? और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, FM 100 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे याद रखा और अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं और अमूमन इसका इंतज़ार करते हैं कि आज कौन इस प्रोग्राम में होगा, मुझे मदऊ किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। यकीन मसरूफियत तो आपको पता है कि चल ही रही होती है, शूट है और ये है, फिर दिन ऐसा है सैटरडे का कि शूट ही होता है, सिवाय संडे की। तब अब तो ड्यूटी चल रही होती है ना, अब तो जी अब तो भाई इतने बजे आना और इतने बजे जाना फिक्स हो जाता है अब तो। अब तो पहले तो होता था कि चलो ठीक है, मगर अब तो वो कहते 9 to 5 वाली जॉब हो गई अब तो ये। बल्कि बहुत टफ जॉब है, देखने वालों को लगता है कि बड़ी रंगीनियाँ हैं, बड़े मज़े हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और बस इसमें लगे हुए हैं और लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो हमारी भी हौसला अफजाई होती रहती है। सही बात है। अच्छा, मुश्किल क्यों है कि जाके डायलॉग तो बोल रहे मुश्किल क्या है यार? बस ये और अच्छा है कि उसमें बड़ी रंगीनियाँ भी होती हैं साथ साथ, तो मुश्किल कहाँ से हो गया यार? वो मुश्किल कहाँ है वो? तो एक्चुअली शोभी भाई, आम आदमी यही समझते हैं कि ये गए और कैमरे के आगे खड़े होकर डायलॉग्स बोल दिए। ऐसा नहीं होता। हर सीन में सिचुएशन को अपने ऊपर तारी करना, वो सिचुएशन गुस्से की भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है और कोई बेचारगी की भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है। तो उस पूरी सूरत हाल को अपने ऊपर इस तरह तारी करना कि देखने वालों को असली का गुमान हो, तो ये खासा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। आप भी एक्टिंग करते रहते हैं TV पर, हमने साथ काम भी किया, आपको उसका अंदाजा होगा। वो तो है, वो तो होता तो है, मगर बात है मैंने ये सवाल लोगों की तरफ से किया कि ये कौन सा बड़ा काम है यार? ये कब भी जाए, अब देखा स्क्रिप्ट देखा, 2-4 जुमले बोले, और अब तो वैसे भी एक अब वो दौर नहीं है कि पहले माजी में होता था पूरा स्क्रिप्ट याद करके जाते थे और पूरा स्क्रिप्ट जो याद होता था, और अब तो वो दौर भी नहीं है। अब तो वो भाई कट टू कट एक डायलॉग है, एक लाइन चल, बड़ा डायलॉग है तो एक लाइन चल रही होती है। लेकिन फिर भी शोभी भाई देखे ना, बहुत से नए आने वाले इसी तरह से आते हैं कि जैसे कि कोई मसला ही नहीं है, लेकिन 3-4 लाइनों का सीन भी होता है, उसमें फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने काम को समझा हुआ नहीं होता, सीखा हुआ नहीं होता। और जाहिर है कि हम तो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, बेशुमार डायरेक्टर के साथ काम किया है, बहुत सी प्रोडक्शंस में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रोल ऐसे किए हैं कि कर करके इस बात का अंदाज़ा हो गया है
सही बात और जब से मेरे हिस्से में आसिफ जरदारी साहब का जो है मिमिक कैरेक्टर आया था, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मैंने इतनी मेहनत और लगन से उसको अपने ऊपर तारी किया कि बाज़ दफ़ा देखने वाले को गुमान होता है कि शायद असली बैठे हुए। अच्छा, जब ये कैरेक्टर आपको मतलब इस कैरेक्टर के लिए आपको सेलेक्ट किया गया, तो आपने क्या मतलब बहुत इजीली ले लिया इसको कि भाई ये भी हो सकता था कि वहाँ से जरदारी साहब भी इस पर क्लेम कर सकते थे यार ये वो फलाना, तो मतलब कुछ भी हो सकता था नहीं, मैंने इसको इजी नहीं लिया था। ये अल्लाह खुश रखे, और आजकल थोड़े से बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हैदर इमाम रिजवी साहब ने मुझे एक दिन कॉल किया और वो कहने लगे कि मैं एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ। उस वक्त ओबामा थे अमेरिका के, तो कहते ओबामा सबका मामा, उसके लिए आपको आसिफ अली जरदारी का रोल करना है। तो यकीन जाने शोभी भाई कि मैं सारी रात नहीं सोया, सारा दिन परेशानी में रहा। मैंने कहा यार इतने अच्छे अच्छे मजे मजे के रोल कर रहा हूँ, कभी सूटेड बूटेड, कभी वर्दी में, कभी किसी के मियाँ बन गए, किसी के भाई बन गए, मुख्तलिफ रोल कर रहा हूँ, ये मुझे कहाँ फंसा रहे, मैं कहाँ से लगता हूँ आसिफ अली जरदारी। लेकिन बहरहाल फिर जब उन्होंने मुझे फोर्स किया, हमारे सीनियर हैं, मुझे डांट के कहा कि तुम नहीं करना है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम ही लगते हो जरदारी। फिर आपने गौर से अपने आप को देखा? तो फिर मैंने गौर से देखा है, अच्छा। तो फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की, नेट पर उनकी बहुत सी स्पीचेस निकाली, उनके गेटअप को देखा और उस पर काम शुरू किया। और जब मैंने वो गेटअप किया और वो शूट हुई, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी में शूट थी हमारी, शहजाद रजा भी थे मेरे साथ, वो एक फौजी बने हुए थे उसके अंदर। वो जब हमारा काम शुरू हुआ तो यकीन जाने कि मैं देखकर हैरान हो गया कि पब्लिक का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, वहाँ पर लोग जमा हो गए कि मैं खुद हैरान हो गया। और शहजाद भाई मुझे कहने लगे कि यार तुम्हें पता नहीं, तुम 100% जरदारी साहब की तरह ही लग रहे हो। खैर अभी वो प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हुआ और वो एडिटिंग में था, तो मुझे मुख्तलिफ चैनल्स से जो है ऑफर आनी शुरू हो गई। क्या बात है। उस वक्त एक्सप्रेस पे एक प्रोग्राम शुरू होने वाला था सियासी खिचड़ी के नाम से। सियासी खिचड़ी, हाँ, उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया। खैर उसके बाद मैंने ये बहुत काम किया, हर चैनल से किया, मुल्क में किया, मुल्क से बाहर यूएसए में भी करके आए, कनाडा में भी करके आए, और जगहों से भी ऑफर्स आती रही हमें। तो फिर खूब जी भर के किया, और मुझे इनडायरेक्टली जरदारी साहब की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिली। क्या बात है कि अगर कोई मेरा मिमिक कैरेक्टर करता है तो चलो मेरे जैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो इससे मेरा हौसला और बुलंद हुआ, अप्रिशिएट किया। और ये आप दुनिया जानती है कि जरदारी साहब बड़े दिल के मालिक हैं, और बहुत उन्होंने कहा बाबा मेरे जैसा कोई लग रहा है तो चलो एक कभी कभी जरूरत पे काम आ सकता है जी। तो उससे मेरी और हौसला अफजाई हुई। फिर मैंने जी भर के किया और बहुत काम किया। फिर वापस मैं अपने टीवी प्लेस की तरफ आया और कुछ काम शुरू हुआ उस तरफ। और आजकल मैं मन टीवी पर जो है एक ड्रामा सीरियल है कैसा मेरा नसीब, जिसके प्रोड्यूसर हैं। आपका नसीब तो नजर आ रहा है। हाँ जी, आप ही का नसीब तो है कि आपने तो इतना बड़ा कैरेक्टर, इतने बड़े शख्सियत का कैरेक्टर की, आप ही का नसीब है भाई। जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि वो तो कैसा मेरा नसीब, इस पे हम बात करते हैं, इस फील्ड में मतलब एक्टिंग के हवाले से इस फील्ड कितना अर्सा हो गया तकरीबन आपको माशाल्लाह से? शोभी भाई मैंने सबसे पहले ये 1987 में पीटीवी का एक ड्रामा था छोटे बड़े लोग, अली रिजवी मरहूम उसके डायरेक्टर थे। एक प्ले में मैंने भी किया था उनके, अली रिजवी मरहूम के। जी जी, और बड़े अच्छे ठंडे मीठे से हमारे डायरेक्टर थे, बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर थे। आमीन आमीन सुम आमीन। उनके साथ किया, काजिम पाशा साहब के साथ एक ड्रामा किया था। और फिर मैं थोड़ा सा, उस वक्त पीटीवी का माहौल बहुत सख्ती थी, लोग अंदर पहुंच नहीं सकते थे, काम मिलता नहीं था, स्ट्रगल बहुत थी। बाहर गेट पे खड़े खड़े भाई सुबह से शाम हो जाती थी, लाइनें लगी थी इनके अंदर से कोई पास को बुला ले, अंदर कोई पास मिल जाए, कोई बुला ले, फोन कर दे कम से कम। ऐसे ही था। तो थोड़ा सा मैं उस वक्त अब खुद को मैंने रिजर्व कर लिया। मैं कहा यार ये अपनी बस की बात नहीं कि हम इतने ख्वार हों। फिर उसके बाद जब ये प्राइवेट प्रोडक्शन का दौर आया तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की, तो वो मजाक में उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर ऑफर किया कि यार तुम करते भी रहे हो तो चलो करो। तो वो मैंने शुरू किया। उसमें मेरा ख्याल है मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल एक था। अच्छा। बस शोभी भाई उसमें एंट्री के बाद फिर आज मेरा ख्याल है कुछ 400 ड्रामे हैं जिनमें मैं काम कर चुका हूँ। 400 ड्रामे, मतलब क्या बात है। मेन रोल भी किया है, सपोर्टिंग भी किया है, शुरू में एक्स्ट्राज भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश नसीबी है कि मुझे हर अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला।
इसका मतलब कि मुझे उनसे सीखने का मौका बेशक, मिला। बेशक, और हर अच्छे बड़े सीनियर एक्टर के साथ जिन्हें हम कभी बचपन में टेलीविजन पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे, सबके साथ काम किया। अगर मैं नाम गिनवाने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, लेकिन तमाम सीनियर्स लोग के साथ काम किया। अब तो खैर मैं भी सीनियर शुमार होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी आपको देख के वैसे ही बनता जो है वो इतने सीनियर हो गए माशाल्लाह। और फिर 400 ड्रामे, मतलब छोटे बड़े जो भी हो, 400 अगर क्वांटिटी कम और बेश 400 अगर किया जाए तो बहुत होते 400। मतलब कहना तो आसान है, लिखना तो है कि बहुत आसान है 400। मतलब मैं इतना बिजी रहा जो भी भाई एक वक्त में कि दिन में 4-4, 5-5 ड्रामों का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने रिकॉर्डिंग कराई, शूटिंग करते थे हम लोग। इधर से बागू सेट पे, बिल्कुल ऐसे था। और हर चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनर हो चुका हूँ अपने प्रोफेशन के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इतने सारे चैनल तो आ गए, अब इतने सारे चैनल आ गए। पहले तो एक पीटीवी होता था या फिर बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब एनटीएम का दौर आया तो एनटीएम था। तो ये अब इतने सारे चैनल हो गए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा प्रोडक्शन पे? कुछ मतलब आमदनी पे, प्रोडक्शन पे, क्वालिटी पे, इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा? कुछ आपकी नज़र में क्या कहते हैं? शोभी भाई, चैनल्स की भरमार से फ़ायदा भी बहुत हुआ है और नुकसान भी बहुत हुआ है। नुकसान मैं समझता हूँ कि ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कम हो गया, और उससे बड़ा नुकसान जो वो है सीखने सिखाने का जो मामला था वो मेरा ख्याल है कि फौत हो गया। खत्म नहीं हुआ, फौत हो गया, है ही नहीं वो। क्योंकि हम जब पहले स्क्रिप्ट हमें मिलता था पीटीवी पे, उसकी 1 हफ्ता रिहर्सल होती थी। पहले रीडिंग होती थी, लफ्जों में आगे पीछे पता नहीं। जी। और 3 कैमरा शूट होती थी, उसमें हम बड़े मतलब 100% बल्कि 101% कोशिश की जाती थी कि एक्टिंग को परफेक्ट तरीके से किया जाए। और इसीलिए आज तक लोगों को ड्रामे याद नहीं है, लोग भूल नहीं पाते। वरना आजकल के दौर के कितने मशहूर ड्रामे आते हैं, थोड़ी देर के लिए वो लोगों के जहनों में होते हैं, माहौल में होते हैं, और फिर जब अगला आता है तो पिछला किसी को याद ही नहीं होता। सही बात है, क्या हुआ था। लेकिन वो वाले ड्रामे आज भी याद है, वो वाले गाने और वो वाली फिल्में बिल्कुल वो आज तक नहीं लोग भूलते, इसलिए कि उसमें बहुत ही मेहनत के साथ काम किया जाता था। अब आते हैं हम आज की प्रोडक्शन की तरफ। आजकल ये है कि अगर तो हम पूरा सीरियल कर रहे हैं, हमारा उसमें अच्छा रोल है, मेन लीडिंग रोल है या मेजर सपोर्टिंग रोल है, तो चले हमें स्क्रिप्ट मिलता है, हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जाते हैं, वहीं स्क्रिप्ट मिलता है और हम अपने तजर्बे की रोशनी में उसे पढ़ते हैं और अपने ऊपर तारी करते हैं और अपनी समझ से जो हमने सीखा है आज तक उसको परफॉर्म करते हैं और करके गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं और अगले वाले का इंतजार करते हैं कि अब अगली शूटिंग की डेट क्या है। सही बात है ये। अच्छा पता ये भी अब देखा ना, अगर वो स्क्रिप्ट आपको नहीं मिल रहा, अगर स्क्रिप्ट पहले से मिल रहा है तो कम से कम उससे ये होता है कि एक इंसान का जहन बन जाता है कि उसकी एंट्री कहाँ और किस उसमें टेम्पो में आना है, पहले उसका जिक्र कहाँ तक हो चुका है, वो क्या है क्या नहीं है। अब अचानक स्क्रिप्ट मिले तो बंदा, वो बात है कि फिर वो तजर्बे की बुनियाद पर तो हो सकता है, वरना तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, पता ही नहीं क्या है। जी वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इतना काम किया है और अच्छे बड़े नामवर डायरेक्टर्स के साथ, जावेद फाजिल साहब हो गए, कादिर पाशा साहब हो गए, हैदर इमाम रिजवी साहब हो गए, अली रिजवी साहब हो गए, मंजूर कुरैशी साहब हो गए। इस तरह खुद बड़े एक्टर हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े एक्टर हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ी शफकत मुझ पर जो है बरसाते हैं हमेशा। उनसे मुझे बहुत, आपके उनके वजन में थोड़ा सा फर्क होगा। हाँ, मैं उनकी नकल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बराबर हो जाऊँ। माशाल्लाह अल्लाह उनकी जिंदगी। तो मतलब इन लोगों के साथ काम किया हुआ, इन्होंने हमें सिखाया हुआ है कि अगले एक्टर को रिएक्ट कैसे करना है, किस लाइन को किस तरह फील करके बोलना है, कौन से अल्फाज को उठाना है, कौन से अल्फाज को लिटाना है, कहाँ पिच हाई करनी है, कहाँ लो करनी है। अब ये जो आज का एक नया एक्टर आता है वो एक चॉकलेट तो है, लेकिन अगर मतलब अच्छे एक्टर भी हैं ये नहीं कि, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि वो एक फ्रेम की खूबसूरती तो होती है लेकिन लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाते। सही बात है, वो वक्ती तौर पर तो एक अपने इंप्रेशन छोड़ देते हैं वो, मगर वो बात है जैसी वो उनका कैरेक्टर खत्म हुआ तो वो भी समाप्त हो जाती है और अगले सीरियल में उनका होना ना होना कोई जरूरी नहीं होता। ये इसलिए कि उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया होता अपने कैरेक्टर के अंदर, इस तरह से कुछ परफॉर्म नहीं किया होता कि डायरेक्टर समझे कि यार नहीं यार ये वही करेगा। सही बात है। और हमारे सीनियर डायरेक्टर जो थे उन्हें पता होता था कि ये कैरेक्टर जो है ये किसने करना और कौन कर पाएगा। वो अपना सिलेक्शन करते थे पहले कि ये इस कैरेक्टर के लिए कौन सा एक्टर होगा। अब देखें ना, मैं आज तक हैरान होता हूँ कि हैदर इमाम रिजवी साहब की आंख ने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे कहा कि
तुम ही जरदारी लगते हो। मैंने कहा सर मैं कहाँ से लगता हूँ? कहा तुम ही लगते हो। बहुत सारे लोगों को देखा होगा लाजिम होता है, इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू और वाकई जब मैंने किया तो मुझे दुनिया भर में उसकी दाद मिली, और इवन जरदारी साहब ने भी उसे खुद भी पसंद किया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि डायरेक्टर वही लोग थे जिनकी आंख पहचानती तो वो अंदर से कहते बंदे को निकाल के ले आते थे कि उनके सामने नया बंदा जब जाए तो वो अंदर से निकाल लेते थे कि इसके अंदर ये एक्टर जो है इसके अंदर कहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल वो ढूंढ के निकाल लेते थे। वो हकीकत इसमें कोई शक नहीं, और वाकई बहुत बड़ी बात है। मुझे खुद जब काजिम पाशा साहब के साथ मैंने एक किया था निस्फ सदी का किस्सा जो सीरियल चल रही जी, और उसमें मतलब किया, तो मैं जब मुझे बुलाया, काजिम भाई ने बुलाया, तो मुझे काजिम भाई ने कहा अच्छा वो करेक्टर मुझे उसमें ना शमशुद्दीन बुलबुल का करेक्टर दिया। अच्छा। जो कि मतलब जो उनके साथ बड़े बहुत उनके साथ साथ रहते थे। क्या नाम उनका जो निस्फ सदी का किस्सा जो किया था वो सिंध मदरसा इस्लाम की तारीख के ऊपर हसन अली आफंदी जी, मतलब करीबी साथियों में से वो करेक्टर। अब मुझे बोला कह रहे नहीं यार ये शो भी, मैंने कहा सर मैं कहाँ ये कर सकूंगा, ये मतलब कॉमेडी टाइप का, फिर थोड़ा सा कह रहे नहीं यार तुम ही करोगे ये। जबकि उस दरमियान में मजहर अली साहब मेरे साथ थे, उसमें 5 ही लोग थे हम लोग पूरे ड्रामे में, 1 घंटे के ड्रामे 5 ही लोग थे, मैं था और उनके साथ साथ मेरे साथ में मजहर अली थे, फारूक मेमन थे माशाल्लाह, कौकब मेहदी था और जहूर अहमद। जी जहूर अहमद मतलब सीनियर, सारे माशाल्लाह सीनियर, सारे सीनियर। वो मेरे हम 5 लोग थे उसमें बस, छठा कोई था ही नहीं उसमें। उनके साथ मुझे बिठा के वो कह लेंगे नहीं, मजहर ने कहा कि हालांकि जब स्क्रिप्ट दिया तो उन्होंने कहा कि यार तुम कहा इसको मेरे हाथ स्क्रिप्ट ले लिया मजहर अली, नहीं ये करेगा तो शो भी करेगा। और अल्लाह का करम में ये ऑनर मतलब काजिम भाई भी मेरे इस प्रोग्राम में आ चुके, उनसे भी जिक्र हुआ और अमूमन बात होती है। काजिम भाई ने मुझे स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है, उससे खुद ही तुमने इसको कंसीव करना है, अपने कैरेक्टर के तुम खुद ही डायरेक्टर हो। सही बात, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने कहा सर कैसे होगा? यार मुझे नहीं पता, ये तुम स्क्रिप्ट लो, रीडिंग में को घर जाओ, सही बात, बस शूट होगा तो तुम्हें जो है वो क्या नाम उसका उनका साथ उस वक्त था तब एडी उस वो तुम्हें फ़ोन कर देगा, तुम शूट पे आ जाना बस। अच्छा, जहाँ डायरेक्टर इतने आला पाए के होते थे और तरबियत याफ्ता होते थे, उनके एडी भी इसी तरह से तरबियत याफ्ता, आज वो खुद बड़े नाम, आज वो खुद बहुत बड़े नाम हैं। बहुत से उनके असिस्टेंट जो हैं वो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर बने और बड़े बड़े प्लेज हैं जो हिट हुए हैं और उनके क्रेडिट पर हैं। बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिलसिला यकीनन चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर सादिक, और तनवीर सादिक ने बहुत सारे माशाल्लाह काम किए हैं। यूँ करते हैं कि लाइव कॉल भी लेते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि कौन हमारे साथ इस पर लाइव कॉल, ताकि कुछ पता चले कि कौन कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आने से पहले चले गए यार, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। जब तक हम यूँ करते हैं कि कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं और आपके मैसेजेस भी, SMS भी आते हैं और साथ साथ आप फेसबुक पर लाइव कमेंट्स भी दे सकते हैं हमें। शम्स रज़ा हमें देख रहे हैं इंडिया से ये हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह, रेगुलर होते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबे भाई। वालेकुम अस्सलाम, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद कहते हैं जनाब सादिक भाई को तनवीर सादिक, हाँ मतलब उन्होंने तो सादिक मेरे अब्बू हैं। अब वो बेचारे उन्होंने शॉट ले दिया, वो बात है कि भाई, और को भी जो है वो के लिए गुड लक है और आज के शो के लिए गुड लक है। गुड ज़ैनुल आबदीन शाह साहब जो है हमें सक्खर से देखते हैं हमें और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्खर जी। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये जनाब फ़ायज़ा ने भी ज्वाइन किया और फ़ायज़ा कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, माई दुआ और सलाम टू यू एंड गेस्ट, नाइस शो वसलाम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह फ़ायज़ा। और फ़ायज़ा में साउथ अफ्रीका से मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। और उसके बाद आमिर इकबाल साहब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और ये इनका ताल्लुक जो है बड़ी खतरनाक जगह से। अच्छा, हाँ, इनकम टैक्स से। तो ज़रा इनकी प्रोफाइल आप चेक कर लें, आमिर इकबाल, इनका नाम जो है वो तनवीर सादिक, इनकी प्रोफाइल चेक करें ज़रा। और कहते हैं सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आसिफ इकबाल, आपको आमिर इकबाल बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, हमारे बहुत बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल भाई की तरह हमारे आमिर इकबाल। और शम्स रज़ा कहते हैं जनाब तनवीर सादिक, तनवीर भाई को जी, उन्होंने दोबारा तनवीर भाई को सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शम्स रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को लाइव वीडियो जो आप ये करना FM पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरे पेज पर आए तो यहाँ देख सकते हैं। अगर जगह जहाँ आप चाहेंगे वहाँ हम मौजूद हैं आपके लिए, क्योंकि आप हैं हमारे फैमिली मेम्बर और फैमिली के लोगों को के लिए कोई पाबंदी नहीं, जहाँ मर्जी यहाँ देख सकते हैं। हमने सुनने के साथ साथ इसलिए हमने कहा कि सुनते तो हैं ही हैं, मतलब रेडियो का दौर था जब रेडियो था वो, अब तो रेडियो में तस्वीर भी आती है ना, अब तो जी हाँ, अब तो रेडियो में तस्वीर भी आती है। अब तो ये नहीं कि सिर्फ ओ यार रेडियो में कौन सी तस्वीर आती है, तुझे कौन सा कोई देख लेगा यार। तो अब तो सभी देखते हैं भाई,
अब इसमें कोई शक नहीं है। और राबिया नाज कुरैशी की तुसी पंगा पाया बार बार यार, ये हथ लग जाता मैं क्या करा, ये हाथों संभाल के रखो ना यार, कोई गल नहीं, बंदे काबू में रहे ना यार। और शम्स रजा कहते हैं जनाब तनवीर भाई को तीसरी शादी के लिए गुड लक जी। लो जी। अच्छा जी, शम्स भाई को कैसे पता चल गया कि हमने जिक्र किया? अच्छा वेरी गुड। वो वाली शादी नहीं, ये ड्रामे वाली शादी नहीं, मैं वही समझा, मैंने कहा अभी तो हमारी पहली भाभी को यार वही जी बिल्कुल, अल्लाह सलामत रखे। और वो उनके होने से उनके दम से ही मैं हूँ, उनके दम से तीसरी शादी हो रही है उनके नसीबों से तीसरी शादी हो रही है ड्रामे में। तो खैर बना, उसके बाद राबिया नाज कुरैशी हमें ली मार्केट से देखती हो, कहती है अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, एंड गेस्ट अंकल को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमें माज़ देखती हैं जनाब, ली मार्केट से हमारा प्रोग्राम देखती हैं, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, नए बात हमारी चल रही है कुछ इस हवाले से, नए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब नए लोग जो एक्टिंग के बड़े शौकीन हैं, और अच्छा उनका तो यही होता है कि यार बगैर पर्ची के काम ही नहीं होता, बगैर पर्ची के काम नहीं है भाई, यार कुछ भी कर लो बाप, हम ही बोलते हैं सारे बहुत ही पर्ची है भाई, ये पर्ची, तो पर्ची कहाँ तक काम करती है? नहीं शोभी भाई, पर्ची वाला दौर मेरा ख्याल है कि अब नहीं रहा। नए देखने वालों में जो मुझे एक सबसे बड़ी खामी नजर आती है, वो हमेशा बगैर सीखे और बगैर समझे आ जाते हैं किसी तरीके से, अपने आप के साथ समझने लगते हैं। हाँ, और वो समझते हैं कि बस अब मैं आ गया हूं तो अब मैं सुपर डुपर हीरो बन जाऊंगा। एक तो सब हीरो बनने के लिए आते हैं, हाँ ये तो है कि मैं हीरो हूँ, इससे कम की बात ही नहीं होती, इससे कम की बात ही नहीं होती। हालांकि एक्टिंग में कैरेक्टर एक्टिंग होती है और हीरो का भी रोल होता है, लेकिन बहुत से दूसरे कैरेक्टर साथ साथ चल रहे होते हैं जिससे ड्रामा खूबसूरत बनता है और पहचाना जाता है। हीरो की पहचान उन कैरेक्टर से ही होती है, वरना हीरो जीरो होता है। और क्या? और मैं समझता हूँ कि हीरो की लाइफ भी बहुत कम होती है, कैरेक्टर एक्टर की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो नए आने वाले जो हैं वो बराए मेहरबानी जब आए तो काम को समझ के आए, और ये समझ के हरगिज ना आए कि मैं आऊँगा और मैं कैमरे के सामने जब पहुँचूंगा और एक्टिंग करूँगा तो दूसरे दिन मशहूर हो जाऊँगा। मशहूर होने के लिए आपको काम की समझ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और फिर आप आने के बाद ऐसा काम कर जाएं कि जो देखने वाले नाजरीन को अच्छा लगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ जूनियर्स होते हैं, वो अभी भी रिसेंटली भी जो मैं सीरियल कर रहा हूँ उसमें एक हमारे साथ एक्ट्रेस हैं जो टिकटॉकर हैं, मेरी बेटी का रोल कर रही हैं। तो वो मुझसे एक दफा कहने लगी कि सर जब आप कैमरा ऑन होता है और जब आप एक्टिंग शुरू करते हैं तो मैं फिर गौर से देखती हूँ कि ये तो वो है ही नहीं जो अभी मेरे साथ थे 2 मिनट पहले, और आप बताते भी नहीं है और हमें समझ भी नहीं आता कि आपने क्या कर दिया, और वो जो है कट हो गया और बाद में स्क्रीन पे बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं कहा इसी बात को आप समझें कि कैरेक्टर को जब तक आप समझेंगे नहीं ना, अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप एक्टर बन नहीं सकते। सही बात है। तो इसके लिए जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है। शौक ज़रूर रखें कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे, लेकिन वो जब जानेंगे कि जब आप उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ करेंगे। बहुत से लोग आते हैं, इस दरवाजे से आते हैं, उस दरवाजे से चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही दरवाजा, इसी से आते हैं इसी से जाते हैं हमारे तो ये दरवाजा। असल में इसमें माशाल्लाह आपका भी एक बड़ा अरसा हो गया काम करते हुए, और आपकी बड़ी पहचान है, और मैं खुद आपका बड़ा मद्दा हूँ, और मैं चलती गाड़ी में ख़ास तौर पे आपको सुनता हूँ, और मैं आपका गज़ल प्रोग्राम जो है बहुत शौक से जो है सुना करता था, सुनता हूँ। थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। तो आप सीनियर हैं, इस तरीके से जो है वो आपके पास भी बहुत से लोग ऐसे नए आते होंगे कि जी हम रातों रात आएं, बहुत सारे ऐसे एंकर बन जाएं और हम सुबह मशहूर हो जाएं। लेकिन ये है कि जब तक आप काम को समझेंगे नहीं, यार मैं कहता हूँ काम को सीखेंगे नहीं जब तक। सीखना जरूरी है। अच्छा, अब सीखने के लिए क्या करें? मतलब अब ये टिकटॉक इनकी इससे थोड़ा सीखा जा सकता है क्या? आप क्या समझते हैं? टिकटॉक मतलब सीखने के लिए क्या करें? हमारे यहाँ सीखने के इदारे भी तो नहीं है वैसे कोई। अब शोभी भाई टिकटॉक तो कुछ और चीज़ है, उसको तो छोड़ दें। एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग के लिए आप अच्छे एक्टर्स का काम टीवी पर देखें। कबीर खान साहब हैं, तलत साहब हैं, शफी मोहम्मद साहब हैं, फिरदौस जमाल हैं, आबिद अली साहब मरहूम, सैयद गौहर साहब, ये ऐसे एक्टर्स थे जिनका काम दिखाकर इंडिया अपने एक्टर्स को आज भी सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे तो घर के लोग हैं, हमारे हम वतन हैं, हमारे, तो हम इनको देखकर क्यों नहीं सीख सकते? हाँ ये भी तो है। ये मगर बात है कि असल में मसला क्या, हमारे यहाँ पता सोशल मीडिया ने इतना लोगों को वो कर दिया, वो लोग समझते हैं, हमारी जनरेशन समझती है। अब उन्होंने देखा टिकटॉक पे, इंस्टा पे, या उसका दूसरा जो एक है वो, और उस पर वो मतलब वो समझते हैं कि यार मेरे मिलियन में व्यूज़ हैं यार, मुझे लोग देखते भाई, मैं सीखा हुआ, मैंने सीख के तो मैं देखे ना लोग मुझे इतना, मेरे व्यूज़ हैं। अब व्यूज़ के ऊपर हमारे यहाँ जो सिलेक्शन अपना लोग करवाने का सोचते हैं वो व्यूज़ में करते हैं।
बिल्कुल वो सही नहीं कह- सोचते कि सीखा मैंने, बिल्कुल वो सही कह रहे वो हैं। देखें आपकी मैं मिमिक्री करती तो जब अभी एक्टिंग तो नहीं हुई ना, ये क्या हुई, आपके लोग उस पर लिप से लाती है तो इस पे क्या हुआ? ये लोग अपना वजन जो है वो मिलियंस में और व्यूज के अंदर तोलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनमें से अगर ये आज ऑफ हो जाएं, 1 महीने बाद आए, तो ये किसको याद रहेंगे? कुछ भी नहीं याद रहेंगे, तो बिल्कुल कौन इन्हें मिस करेगा? तो ये एक बड़ी वजह है कि काम सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसी जगह है, अगर आप काम करते हैं तो इस तरीके से करें कि लोग इंतजार करें कि आपकी नई वीडियो कौन सी आ रही सही है, बात आप है। नई क्या चीज बना रहे हैं। छलांगे लगा लेने से और इस तरह से कर लेने से तो मैं नहीं समझता कि जो है आप अपनी जगह बना सकते हैं। ये बात तो हकीकत। मैं तो वैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे क्योंकि छलांगे लगा के कुछ वीडियो बनाऊं मैं ताकि व्यूज मिलियन में आ जाए यार, कम से कम नहीं माशाल्लाह, कुछ तो कम से कम हासिल हो ना उससे। आपके तो वैसे ही मुल्क भर में, मुल्क से बाहर भी बेशुमार चाहने वाले हैं। मोहब्बत बस मैं आपके कहता हूँ कि साथ- संजीदा होकर हाँ। किसी भी प्रोफेशन को आप अपनाएं, ये तो हकीकत संजीदा है। होकर अपनाएं। और बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं बहुत- जिन्हें देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार ये कितना संजीदगी से और दिल लगा के और गहराई के साथ काम को समझ रहा है। अच्छा, फिर वो लोग टाइम भी नहीं देखते, मेहनत भी नहीं देखते। अगर उनसे आप ओवर टाइम के अंदर काम करवा रहे हैं या ज्यादा बार बार रीटेक्स ले रहे हैं अच्छा करने के लिए, तो वो खुश होते हैं, बुरा नहीं मानते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बुरा मान जाते हैं, भाई हो तो क्या, और क्या करना चाहते हैं आप, कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा अपने जहन को बना के आए अगर इसमें आना है। अच्छा, मैं माजी में इतने सारे आपने सीरियल्स भी किए, बड़े हिट सीरियल्स भी। जी। उनमें कौन से ऐसे जिसमें बड़ा आपका कैरेक्टर बड़ा जानदार कैरेक्टर था? कुछ एक तो मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कैरेक्टर जहन में आ रहे मगर वो नहीं आ रहे मुझे। एक था टैक्सी ड्राइवर, एक सीरियल था जो A+ से ऑन एयर हुआ था। उसमें मैंने एक सराइकी का रोल किया था। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा हिट हुआ था कि वो सीरियल तो उर्दू था लेकिन मैंने सराइकी टोन के अंदर जो है परफॉर्म किया था और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। और इसके अलावा बेशुमार और दूसरे सीरियल्स भी हैं। मंजूर काशी साहब का जो लास्ट सीरियल था, जो जब वो पीटीवी से रिटायर हो रहे थे, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा रोल था जिसको लोगों ने पसंद किया। अच्छा, सबसे पहली जो मेरी पहचान बनी थी ना, जिससे मुझे पहली मर्तबा पब्लिक में लगा कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे एक जमाने में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करने का बहुत शौक था। बड़े बहुत सारे किए। और फिर वो ये हुआ कि वो रोल मेरे पीछे ऐसे पड़ गया कि बस कि कराची में 6 सीरियल्स में SHO मैं हूँ। क्या बात है, मुझे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई उससे। सही बात है। जिसके पास SHO का रोल आए, इंस्पेक्टर का है, वो तनवीर सादिक को ले लो। तो वो फिर तो वर्दी आपने बना के रखी होगी अपनी वर्दी। बिल्कुल, वर्दी मेरे पास थी। फिर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई मैंने कि भाई मैं और भी काम कर सकता हूँ। और फिर मैंने लोगों को इनकार करना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया कि वर्दी मेरी गुम हो गई है, किसी से कहा यार वो उसकी बेल्ट नहीं है मेरे पास, किसी का शूज नहीं है। तो फिर उससे मेरी जान छूटी और मैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ आया। तो मुझे पीटीवी का एक था सीरियल, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मुझे फर्स्ट टाइम इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करने का मौका मिला था, जिससे मेरी पहचान बनी थी और आम पब्लिक में लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया था। फिर तो उसके बाद बेशुमार कैरेक्टर किए। मेरे को याद आ रहा कोई जिसमें माय नीम शब याद आ गया। माय नीम शब सीरियल था, शब। उसमें फर्स्ट टाइम मैं इंस्पेक्टर का मैंने कैरेक्टर किया था, जो पहली किस्त से लेकर 13वीं तक था। और वो कुछ ऐसे कारनामे थे कि करते करते उसकी तरक्की होती है और वो बड़े ओहदे पे चला जाता है। तो वो मुझे करने का मज़ा भी बहुत आया था और मैं समझता हूँ कि मैं खुशनसीब था कि वो पहला कैरेक्टर मैंने पीटीवी से किया। और डायरेक्टर हैदर इमाम रिजवी साहब थे और उन्होंने मुझे खुद एक्टिंग कर करके मुझे मूवमेंट और बोलने का सब सिखाया करते थे और समझाया करते थे। बहुत सीनियर एक्टर्स मेरे साथ, असलम लाटर साहब भी उसमें हुआ करते थे और बड़ा मज़ा आया था उसमें काम करने का। और जब वो करते करते मैं प्राइवेट प्रोडक्शन में आया तो मैं उस्ताद बन चुका जब तक। हाँ, उस्ताद बन चुका था, उस्ताद ही कह लें। तो मैंने फिर खूब वो काम किया, खूब किया, जी भर के किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे उससे बड़ी एलर्जी होगी। मैंने कहा यार अब कोई और काम भी करना चाहिए। तो आपने पूछा कि मुझे मेरा कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद हो। अभी भी बहुत से लोग मुझे उसका हवाला दे देते हैं, यार आपके वो SHO का रोल था, आपका वो पुलिस का रोल था, बहुत अच्छा किया था आपने। अच्छा, ये अभी कैसा मेरा नसीब, तो ये इस पे जो आपका काम है, क्या इसमें कैरेक्टर क्या आपका जिसमें शादियों की लाइन लगी हुई है? कितनी शादियों में क्या ये क्या मतलब? वो एक्चुअली शादियों की लाइन कोई शौक से नहीं लगी। मैंने हो सकता आपकी डिमांड पे लगी। नहीं, वो एक्चुअली इसमें मेरी 4 शादी कराओगे तो भाई काम करूंगा मैं। वो शोभी भाई स्टोरी ऐसी है कि सुतेली माँ और सुतेली बेटी वाला एक कैरेक्टर है। अच्छा। कि मुझे दिखाया गया कि हिरा शेख मेरी वाइफ का रोल कर रही है उसमें। तो वो जो हमारी बेटी होती है वो उस हिरा शेख उस पर
क्योंकि सौतेली माँ होती है उसकी तो बहुत जुल्म और सितम करती है, और एक हमारी दोनों की भी बेटी होती है जो उसकी भी सगी मेरी भी सगी, उससे बहुत पॉजिटिव रहती है। तो वो उसमें बड़े टन्स हैं, बहुत कलर्स हैं, बहुत मसले मसाइल दिखाए गए थे। तो उसको करते करते एक वक्त आता है कि मुझे दिखाया कि मैं बड़ा मुर्दार किस्म का शौर हूँ कि वो जो भी कहती है मैं हाँ कह देता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं ढीला रहता हूँ। जन मुरीद, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लफ्ज आपने जन मुरीद था उसमें मैं, बल्कि मुझे पब्लिक कई जगहों पे रोक के ये सवाल भी करती थी, यार आप उसको कहते कुछ नहीं, आप उसको जवाब में। फिर वो एक ऐसा आया वक्त के 3-4 किस्तें पहले ही उसको एक थप्पड़ पड़ गया मेरी तरफ से। क्या बात है। और वहां से टर्न लिया ड्रामा में। राइटर से कह के थप्पड़ पड़वाया होगा फिर तो? नहीं, वो मकाफाते अमल दिखाने के लिए कि जी अब जब जो खवातीन इस तरह का करती हैं फिर उनके साथ भी हालात ऐसे ही होते हैं, तो वो फिर वो माजूर हो जाती हैं। इस तरह फिर मेरी एक और शादी होती है, तो वो जो औरत आती है वो फिर उसकी बेटी भी उसके सामने ही जुल्म करती है। क्या बात है। वो वही मकाफाते अमल। तो इस तरह से तीसरी शादी हुई। तो अभी देखें वो आगे चलेगा, अगर मैं उसकी स्टोरी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये बात तो हकीकत है। तो खूब। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर जाहिद साहब हैं, जाहिद हुसैन। अच्छा। हाँ, मिसबाह खालिद के जो हैं वो असिस्टेंट हुआ करते थे और बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, और मुझे उनके साथ यकीन जाने के काम करके बड़ा मजा आ रहा है। उनमें मुझे झलक नजर आ रही है अपने सीनियर डायरेक्टर्स की। अच्छा। वो सीन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो सीधे सीधा देख के वो छाप नहीं देते। तो जब से वो कर रहे हैं तो हमारा प्ले जो है और ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता चला जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद जो इसकी आगे किस्तें रिकॉर्ड होने जा रही हैं लोग उसको और ज़्यादा पसंद करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। एक फिर ब्रेक का वक्त आ गया। जी, ब्रेक ज़रूर लें वरना फिर चेक नहीं मिलेगा आपने। और गलत है, तू सही की हो यारा। जी, मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और आपको पता है ये मुलाकात हर हफ्ते को होती है। मैं आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाता हूँ, और इन मेहमानों में हमारे मुख्तलिफ फील्ड के लोग होते हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी होते हैं, ज़रा जानी बेजानी शख्सियात की कोशिश होती है, और सीनियर लोग ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको मुलाकात करवाऊँ, जिनमें फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं, फ़िल्म के एक्टर भी हैं, और टीवी के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, बहरहाल के तमाम लोग होते हैं हमारे साथ। और जनाब राबिया नाज कुरैशी क्या कहती हैं, जनाब कॉल नहीं होगी आज। नहीं, मैं असल में टाइम इतना शॉर्ट होता है तो इसलिए कॉल का ज़रा मैं इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखता, क्योंकि मुख्तसर टाइम में कॉल अगर लेंगे तो फिर हम मेहमान से बात कैसे करेंगे, तो इसलिए कॉल का ज़रा सिलसिला इस प्रोग्राम में कम होता है। तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर सादिक साहब। अच्छा तनवीर, ये माशाल्लाह इतने तवील मतलब अरसा हो गया आपको करते, अब अगर देखा जाए स्टार्ट अगर किया जाए 1987 से आपने मतलब पहली बार किया, तो बड़ा तवील अर्स हो गया। तो काफ़ी मतलब काम के हवाले से काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हमने काम के हवाले से। और अच्छा माशाल्लाह इतने सारे आपने टीवी छोटी स्क्रीन पर इतना अरसा लगा दिया, इतने सारे ड्रामे कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो बड़ी स्क्रीन का कभी जहन में नहीं आया आपके? क्या शोभी भाई, बड़ी स्क्रीन का जहन में क्यों नहीं आया, और मुझे शौक़ भी है बड़ी स्क्रीन पर काम करने का, लेकिन मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ उसके लिए। मैं समझता हूँ कि जब तक मुझे कोई अच्छा ऐसा मतलब ज़बरदस्त किस्म का रोल ना मिले जिसमें मैं परफॉर्म कर सकूँ, अपना आप मनवा सकूँ, तो मैं ज़रूर काम करूँगा। बल्कि मेरी 1-2 जगह ऐसी बात चल रही है, देखें अगर वो डील डन हो गई तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मुझे फिल्म में देखेंगे। ऑफर्स तो बहुत आई हैं, लेकिन मैं उस वक्त तक एंट्री नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई अच्छा रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों पर बड़ा यकीन है माशाल्लाह कि जब मुझे कोई काम मिलेगा तो मैं अच्छा करूंगा और लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, सब तो हीरो के अलावा ही होगा तो? नहीं, हीरो का तो मुझे शौक ना था अच्छा। ना है और ना मैं समझता हूँ हीरो वो होता है जो अपने किरदार के साथ इंसाफ कर जाता है। बेसिकली हीरो वो होता है। लोग हीरो उसको समझते हैं जो हीरोइन के साथ नाच रहा है, गा रहा है, गाने गा रहा है, या वो रोमांटिक डायलॉग्स बोल रहा है, गो के हीरो उसी को कहा जाता है। लेकिन हीरो असल वही, अब देखें ना कितने हमारे सीनियर एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने काम किया और वो हीरो नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें याद रखते हैं, हीरो का नाम आज तक किसी को याद नहीं है। सही बात है। फिल्मों में असल में कहते हैं ये जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे अगर विलेन है या हीरो के अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बहुत सारे कभी कभी तो कहते हैं ना कि एक छोटा सा डायलॉग जो है वो आपकी पहचान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहचान, मतलब हमारे माजी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके वजह से वो
नाम भूल गया उनका, ओ खैरो आपकी। हाँ खैरो आपकी, जी हाँ, मेरे भी ज़हन में नाम नहीं आ रहा। आबिद काश्मीरी। आबिद काश्मीरी मतलब अब ये एक छोटा सा है वो, मगर खैरो आपकी। तो मतलब ये अब देखें, और बहुत सारे भी उनके अलावा ख़याम सरहदी साहब हैं, दूसरे हैं, मतलब ये सारे लोग ऐसे जिनके छोटे कैरेक्टर, हालांकि बड़े कैरेक्टर की मगर उनके कैरेक्टर में छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी नुमायाँ हो गई। अब आप देखें ना, जैसे वो अंधेरा उजाला था, उसमें कितने सारे कैरेक्टर थे, लेकिन वो इरफान खोसर साहब अपनी मखसूस फन अदाकारी स्टाइल जो है उसकी वजह से वो आज तक जो है पहचाने जाते हैं। और वो मरहूम जमील फखरी साहब, वो क्या समझते तुम अपने आप को, और बहुत बड़े बदमाश हो, और मैंने तो बच्चू बड़ा बड़ा को ठीक कर दिया। ये अंदाज ऐसा था कि आज तक हमें याद है। हम उस टाइम स्कूल पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, लेकिन वो चीजें ऐसी थी। कबीर खान साहब ने अपने तौर पे कैसा उसको, हालांकि हर ड्रामे में हर उसकी जो किस्म में एक बंदा हीरो हुआ करता था, लेकिन मेरा ख्याल है आज तक किसी को उस हीरो का नाम याद नहीं होगा। ये सारे ये कैरेक्टर याद होंगे। इन्होंने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस की थी और अपने कैरेक्टर के साथ इतना इंसाफ किया था कि आज तक क्या रहती दुनिया तक लोगों ने याद रखी। इसमें कोई शक नहीं। और अंधेरा उजाला, वारिस ड्रामा ले लें, चांद गिरन ले लें, बिल्कुल चांद गिरन ले लें, किस तरह के रोल थे वो। अच्छा, उस तरह के ड्रामे आज क्यों नहीं बन रहे? वजह क्या है? मेहनत नहीं हो रही। अब हैं चंद डायरेक्टर्स जो इस तरह का काम करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो काम करें, लेकिन आजकल फैक्ट्री बनी हुई है। डायरेक्टर को भी सुबह इंस्ट्रक्शन मिलती है कि फलां सेट पे चले जाएं, फलां कर लें आप, फलां एक्टर को भी इंस्ट्रक्शन होती है वहाँ चले जाना, वहाँ रोल करके वहाँ चले जाना, वहाँ से वहाँ चले जाना। तो वो इंसाफ नहीं हो रहा काम के साथ। मतलब ये भी वही बात है कि अब वो एक उनको काम मिल जाता है कि आज तुमने 16 सीन करने भाई, आज बिल्कुल 15 सीन करने, 10 सीन करने। आपने बहुत अच्छी बात की। आज डायरेक्टर का जो जोर होता है, सबका नहीं कहता मैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि यार मुझे शाम तक 22 रोल करने, 22 सीन्स करने हैं बस, मुझे हर हालत में करने, कुछ भी हो जाए बस वो छापे चले जा रहे हैं। कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है यार, अब ठीक है 19 चल जाएगा, ठीक है कर लूंगा मैं, एडिट कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो थे ना, वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे जब तक कि उन्हें असल चीज नहीं होते थे। और यही वजह है कि वो रहती दुनिया तक वो लोग, चाहे वो फिल्म के थे, चाहे टेलीविजन के थे, चाहे वो गाना गाने वाले थे, चाहे शायर थे, चाहे गजल पढ़ने वाले थे, गजल गाने वाले थे, वो याद रखे जाएंगे कि उन्होंने अपने काम पर मेहनत बहुत की थी। वो आज भी देखें ना, फिल्मों में देखें, आज भी हम फिल्मों को याद करते हैं, उन एक्टर को क्यों याद करते हैं, उन डायरेक्टर्स को क्यों याद कर रहे हैं, मतलब फिल्मों को 60 साल गुजर गए। अब आप मुझे बताइए ना, जो अभी ये जो एक नया स्टाइल आया फिल्म्स का, आपको कितनी फिल्में याद है? याद ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं, पता ही नहीं कौन सी फिल्म आई, कहाँ गई, क्योंकि वो चीज नहीं आ रही। असल में देखा जाए तो फिल्म बन ही नहीं रही ना, फिल्म नहीं बन रही है, बिल्कुल। क्योंकि ना फिल्म का कॉन्सेप्ट है, ना फिल्म बनाने का जहन है, ना फिल्म बनाने की सोच है, ना फिल्म बनाने का कंटेंट है। जबकि पड़ोसी मुल्क की आज भी हर आने वाली फिल्म याद रह जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यही है कि वो मेहनत करते हैं, स्टोरी पर बहुत काम करते हैं, सब्जेक्ट उनका बड़ा मजबूत होता है, और एक्टर्स फिर उसको परफॉर्म भी ऐसे करते हैं, और डायरेक्टर भी ऐसे काम करवाता है कि हम उसे याद रखते हैं। उनके डायलॉग्स आज भी बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, गाने सुने जाते हैं। बिल्कुल लाजिम बात है। और हमारी फिल्म्स गुम हो रही हैं। बिल्कुल, वो तो है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ये हकीकत है। और अच्छा, कभी म्यूजिक के हवाले से कभी सोचा? कभी म्यूजिक के हवाले से मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है गाने का। हाँ, वो क्या होता है वो कैरोके, वो मैंने एक छोटा सा सिस्टम घर में रखा हुआ। हमारे एक दोस्त हैं अजीज वारसी, वो जानते हैं आप उन्हें? जी मैं नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। वो इंटरनेशनल प्रमोटर भी हैं माशाल्लाह, और वो उनके साथ हम खूबसूरत सिंगर है, बड़े जबरदस्त। तो उनके साथ हम बैरून मुल्क भी गए, तो उनको मैंने कैरोके पर गाते हुए सुना, तो मुझे शौक हुआ। मैंने कहा यार इतना अच्छा गाते हैं, और मैं भी कोशिश करूँ। तो फिर मैंने कोशिश की, कुछ थोड़ा सा कामयाब हुआ कि अपने पाकिस्तानी गाना, पाकिस्तानी घर की गुनगुनाए जरा सा, थोड़ा कोई अगर जो उस पे किया है तो गुनगुनाए। अच्छा चले, मतलब आप चाह रहे हैं कि जिसने मुझे बुरा वाला कहना है आज ही कह दे। अच्छा ना, मतलब अभी से जहन बना ले कोई। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा,
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। क्या बात है जबरदस्त भाई, वाह 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 वाह। अच्छी कोशिश अच्छी है। हाँ अच्छी वो जब म्यूजिक के साथ होता है तो फिर वो जरा सा रिदम और थोड़ा सा वो चीज बन जाती है। तो ये आजकल शौक हुआ हुआ और ये शौक फरमा रहे हम खुद से, और ये अजीज वारसी की बताने पर और उनके मतलब उनकी बदौलत उनकी दोस्ती की बदौलत जो है ये हो रहा है। क्या बात है, अजीज वारसी देख ले भाई, आपको बदनाम कर रहा है ये खाम में, देखो। नहीं अजीज भाई बहुत नाइस आदमी, नाइस पर्सन है। अच्छा जी, इस वक्त हम यूँ करें जल्दी से एक मैसेज शामिल करते हैं, और हमें ये ज्वाइन किया करीम बख्श बलोच है, और ये कनाडा में इस वक्त हमें देख रहे हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। और जमशेद मिर्ज़ा चक्कू है मेरे पास, जमशेद अंसारी की बात करें, मतलब जी बहुत अच्छे एक्टर। हाँ। मुझे शगफ हासिल है कि मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया है, और मैंने उनके घर पे, हमारा जब शाइन पीटी भी था, एसपीटी भी था, जी तो मैंने उनके घर पे जाके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। अच्छा जमशेद अंसारी बड़े प्यारे आदमी थे, बहुत मतलब बहुत नाइस पर्सन, बहुत जबरदस्त आदमी थे। अल्लाह ताला उनको गलीक रहमत। फिर निसार कादरी साहब, बड़ी पहचान, माचिस होगी आपके पास? हाँ माचिस, देखें वो जुमला, देखें वो मतलब करीम बख्श बलोच ने ये बात वाज़े लिख कर भेजी साथ। जी माशाल्लाह, थैंक यू करीम बख्श बलोच, थैंक यू। यही तो असल बात यही है कि यही वो लोग थे कि वाकई कि जिनकी एक्टिंग देखें, वो ये कि पूरे ड्रामे में वो एक माचिस होगी आपके पास, वो आज भी देखें हमारे जहनों में गूंज रहे हैं ना, जबकि कितनी पुरानी बात है। बिल्कुल सही, कितनी पुरानी बात है, सही कह रहे हैं। इसके बाद तो गजाला नईम अजीमी ने ज्वाइन किया कि वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन रेडियो प्रोग्राम, गेट मैनी मोर सक्सेस इन योर ऑल प्रोजेक्ट्स। ये गजाला नईम ने जनाब आपके लिए भेजा है, और उसके साथ साथ अब इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या सोचा आपने कुछ इन फ्यूचर? शोभी भी थोड़ा सा मेरा अपना भी बिजनेस है जिसमें मैं मसरूफ रहता हूँ। अच्छा, गुड। और ज़ाहिर है एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, कहते हैं और भी गम में ज़माने में एक्टिंग के सिवा और मैं समझता हूँ कि बहुत से एक्टर्स का जो है साथ साथ एक बिजनेस है जो कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। तो बस उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है। बाकी ये है कि एक्टिंग करता रहूँगा। तो कभी आपने एक्टिंग तो इतनी कर चुके हैं, कभी अपनी प्रोडक्शन के बारे में सोचा कभी आपने? देखिए, अपनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ मैं, और मैं करना भी चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उसको सेल आउट कैसे करेंगे, उसकी रिकवरी इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाती है कि मेरा ख्याल है कि सर्वाइव करना मुश्किल है। क्योंकि चंद दोस्तों ने जो हमारे राइट लेफ्ट हैं कोशिश की है, हमने किया, मिलके किया उनके साथ, लेकिन हम बाद में थक गए। हमने कहा यार बड़ा मुश्किल है, पैसे वक्त पर नहीं आते वापस। अगर रिकवरी वक्त पर आ जाए और प्रॉपर तरीके से आ जाए तो फिर वो बैक टू बैक जब काम होता है तो फिर उसमें आदमी फिर वो कवर हो जाता है। हाँ, तो इसकी वजह से थोड़े से मायूस हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पहली बार की रिकवरी है। जी हाँ, एक दोबारा की रिकवरी वक्त पर आनी शुरू हो जाए जी, तो फिर वो समझो चैन चल बिल्कुल। तो ये तो है, और लेकिन किया जा सकता है, कोई मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है, लोग कर रहे हैं। तो देखें, हो सकता है आप मुस्तकबिल में, मैं अभी दावा तो नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह मतलब उम्मीद है। तो चलो बात ये कि ये उम्मीद आप अगर रख रहे हैं आप, तो पहले से मेरा नाम टॉप पे रख लीजिएगा ना। नहीं, आप तो टॉप पे हैं और इंशाल्लाह टॉप पे रहेंगे। टॉप पे मतलब रिजेक्ट वाली टॉप पे नहीं रिजेक्ट वाली टॉप पे नहीं। तो खैर बहरहाल जी, सिलसिला आपको पता है कि मुलाकात प्रोग्राम जो है वो यही हमारा सिलसिला होता है कि हम ऐसे अपने माशाल्लाह सीनियर्स को अपने बुलाते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, यकीनन आप ने बहुत सारे ड्रामों में तनवीर सादिक को देखा होगा, मगर तनवीर सादिक के बारे में इतनी सारी मालूमात आप तक नहीं होगी। आज आपको पता चला होगा तनवीर सादिक का बैकग्राउंड है क्या, ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और आज अगर यहाँ पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे। मतलब ये नहीं चुटकी बजाते नहीं कि रातों रात जो है या 2-3 ड्रामे की और सपोर्टिंग कैरेक्टर पहुंच गया आगे, वक्त लगता है। कहते हैं ना, चुटकी का तो काम ही नहीं है। चुटकी मैं नए आने वालों को एक नसीहत करता जाऊंगा कि शॉर्टकट की कोशिश ना करें, और अपना टोकन नंबर और टोकन हाथ में रखें और लाइन में लगे रहें। क्या बात है। अगर आप मायूस होकर लाइन से निकल जाएंगे तो आपको फिर दोबारा से सबसे पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। और आप इंशाल्लाह रहें और इंतजार करें उस आंख का। आप उस आंख को ढूंढें और वो आंख आपको ढूंढ ले,
जो आपके अंदर का टैलेंट समझ जाए और आपको मौका दे। क्या ज़बरदस्त आपने बात की, वाह वाह वाह, मोगेम्बो खुश हो गई मोगेम्बो खुश हुआ। तो भारत जी, और इसके साथ ही अब प्रोग्राम का वक्त भी अच्छा शोभी भाई, खत्म करने से पहले एक मैसेज में अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपको मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए जो है मुखलिस हो जाएं। एक वक्त था कि हम हमारे मुल्क को एक कौम की ज़रूरत थी, आज इस कौम को जो है एक कौम होने की ज़रूरत है। तो मिलजुल के अपने मुल्क के लिए सोचें, मुखलिस हो जाएं, इंशाल्लाह परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। आमीन आमीन। इसके साथ ही मैं भी इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए अजमल शोभी को आज की इस प्रोग्राम मुलाकात से। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।